हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज पुष्पी पादपों में लैंगिक गिरन का तीसरा पार्ट में लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ से भी इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे तौर पे। तो इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आपकी बायोलॉजी की पेपर सॉरी आपके बोर्ड परीक्षा की पेपर की डेट आ चुकी है, जो 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे और 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अभी काफ़ी समय है, लगभग 60 के ऊपर दिन है, तो फिर भी मैं आपको पूरी प्रयास करूंगा कि मैं आपको पूरा बायोलॉजी का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, मैं अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोग का ये काम है कि अगर मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को बस इतना काम करिएगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। मेरा भी उत्साह बढ़ता है, आपके लाइक और आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइब से मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और इसी उत्साह के साथ मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँगा टॉपिक पे बना के अच्छी सी, ताकि आपका जो पेपर है, जो 70 नंबर की बायोलॉजी आपकी आएगी, उसमें से आप 65 प्लस गेन करें। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, आज जो टॉपिक है लघु बीजाणुपर्ण का परागकण में परिवर्धन, मतलब जो एक लघु बीजाणु होता है वो परागकण में कैसे बदल जाता है, उस प्रक्रिया को जानते हैं आज। चलिए देखें। देखिए, ये आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, ये लघु बीजाणु का चित्र है और ये इसके मध्य में न्यूक्लियस है और इसमें जो ये क्या है, ये प्लाज्मा भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है ये, जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो ये लघु बीजाणु होता है, इसके बीच में केंद्र देखिए, न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, और जो इसकी जो भित्ति है इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक, उसके बाद होता क्या है, जो ये लघु बीजाणु होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। जब इसमें केंद्रक का विभाजन होता है सर्वप्रथम, तब होता क्या है, केंद्रक जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक। छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं और बड़े केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये विभाजन हुआ है, यह एक असमान विभाजन है। ये विभाजन कैसा है? यह एक असमान विभाजन है, इसीलिए जो हमारे न्यूक्लियस प्राप्त हुए हैं हमको, जो असमान रूप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस वाले भाग का, जिसमें दो केंद्रक का निर्माण हुआ, इस वाले भाग का फिर से विभाजन होता है। और किसका विभाजन होता है इसमें? कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ है अंदर, रेड कलर का आप देख सकते हैं, उसका विभाजन अब होगा। अब जब उसका विभाजन होगा तो जो ये केंद्रक आपको दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, दो बराबर भागों में बट जाएंगे। उसके बाद ऊपर वाले जो केंद्रक को जनन केंद्रक नाम दे दिया गया और नीचे वाले केंद्रक को कायिक केंद्रक कहा गया। यही जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक मिलकर आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि लघु बीजाणुपर्ण का परागकण परिवर्धन कैसे होता है। तो आप बताइएगा, आपको जैसे पेपर में लिखेंगे तो आप बताइए, अच्छी तरह बनाइएगा तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ये आप चित्र के माध्यम से बताएंगे तो काफी इफेक्ट पड़ता है टीचर पे जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो। ठीक है, तो कैसे, तो क्या है परागकण में परिवर्धन? तो देखिए, पहले हम किसका विभाजन करेंगे, लघु बीजाणुपर्ण का। हम लघु बीजाणुपर्ण में पहले हम केंद्रक का विभाजन करेंगे। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो होता क्या है, केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है कायिक केंद्रक और दूसरा बनता है जनन केंद्रक। एक केंद्रक छोटा होता है और एक केंद्रक बड़ा होता है। जनन केंद्रक छोटा होता है, कायिक केंद्रक बड़ा होता है। तो मतलब असमानता आपको दिख रही होगी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, असमान विभाजन कहा गया है। उसके बाद साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो जो अंदर जो केंद्रक है ये बाहर निकल के आ जाएंगे, जो एक समान रूप से विभाजन हुआ है। उसके बाद यही जनन केंद्रक कायिक केंद्रक आपस में मिलकर आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। तो आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे कि परागकण का निर्माण कैसे हुआ, कैसे एक लघु बीजाणुपर्ण परागकण में परिवर्तित हुआ, है ना। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे और देखते हैं, और भी चीजें हैं। देखिए, परागकण, परागकण क्या होता है? परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिन ग्रेन बोलते हैं। परागकण को इंग्लिश में पोलिन ग्रेन बोलते हैं और इसका अध्ययन पेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलेनोलॉजी कहलाता है परागकण का अध्ययन। आप चित्र के माध्यम से परागकण को देख सकते हैं, ये जो चित्र बना हुआ है ये परागकण का ही चित्र है। उसके बाद परागकण होता क्या है, परागकण नर युग्मोद्भिद होता है। क्या होता है? नर युग्मोद्भिद होता है परागकण। ठीक है, और यह अलग अलग आकृति के होते हैं। कैसी आकृति के होते हैं? ये अलग अलग आकृति के होते हैं। उसके बाद परागकण द्विकोशिकीय तथा तीन कोशिकीय होता है।
परागकण द्विकोशिकीय तथा 3 कोशिकीय होता है। जो द्विकोशिकीय संरचना होती है ये 40% पौधों में पाई जाती है। द्विकोशिकीय जो परागकण की जो संरचना होती है वो 40% पौधों में पाई जाती है, और जो त्रिकोशिकीय संरचना होती है परागकण की वो 60% पौधों में पाई जाती है। तो परागकण की कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है द्विकोशिकीय अवस्था और एक होता है 3 कोशिकीय अवस्था। द्विकोशिकीय अवस्था 40% पौधों में पाई जाती है, 3 कोशिकीय अवस्था 60% पौधों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं ये परागकण होता है। परागकण होता क्या है? जानी के अंदर मौजूद होता है। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है -196 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रोजन लिक्विड। इसका मतलब ये है कि जो परागकण होते हैं इन परागकणों को हम 196 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट्रोजन के लिक्विड में हम कई वर्षों तक इनको सुरक्षित करके रख सकते हैं, इनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। किसमें कितने डिग्री टेम्परेचर पर? याद रखना टेम्परेचर पूछा भी जा सकता है। 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और नाइट्रोजन का लिक्विड होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आपके पास होंगे तो आप परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो टेम्परेचर और नाइट्रोजन का लिक्विड दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये परागकण किसमें कितनी देर तक पाए जा सकते हैं, किसमें कितनी देर तक रुक सकते हैं। तो देखिए अनाज, गेहूं और धान में ये मात्र 30 मिनट तक पाए जाते हैं। कितने मिनट तक? मात्र 30 मिनट तक ये गेहूं और धान में पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए सोलेनेसी कुल और रोजेसी कुल। सोलेनेसी कुल आलू का वंश होता है और रोजेसी कुल गुलाब का वंश होता है। और सोलेनेसी कुल और रोजेसी कुल इनमें परागकण कई दिनों तक संरक्षित हो सकते हैं। इनमें परागकण कई दिनों तक संरक्षित हो सकते हैं। उसके बाद देखो गाजर घास और पार्थेनियम। गाजर घास और पार्थेनियम, इसमें क्या होता है? ये तो गाजर घास और पार्थेनियम होता है, ये गेहूं जब हम लोग खेती में जब गेहूं लगता है तो उसी समय गेहूं के साथ ये पौधे उगाते हैं। गेहूं के साथ ये पौधे उगाते हैं गाजर घास और पार्थेनियम। और कहा जाता है कि ये जो गाजर घास पार्थेनियम होते हैं इनमें सर्वाधिक मात्रा में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में परागकण कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में परागकण? गाजर घास और पार्थेनियम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। जो हमारे परागकण होते हैं ये लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। ठीक है। लाभदायक कैसे? क्योंकि इस परागकण होते हैं ये एनर्जी देने का भी काम करते हैं। तो इनके कैप्सूल बनाए जाते हैं। जो धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो इनको खाकर एनर्जी को बूस्ट कर देते हैं अपने। ठीक है। तो वो धावक क्या करते हैं? एनर्जी के लिए इन परागकणों को कैप्सूल के रूप में ग्रहण करते हैं। और हानिकारक कैसे होता है? इसमें लिखा हुआ है श्वसनी क्वाथ या ब्रोंकाइटिस। श्वसनी क्वाथ या ब्रोंकाइटिस। ये परागकण जो होते हैं हमारे सांस जब हम लोग लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हमारे नाक से होते हैं, हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और फेफड़े में पहुंच जाने के बाद ये हमारे जो ब्रोंकाई होती हैं, जो हमारे फेफड़े में ब्रोंकाई होती हैं, जैसे जड़ जैसी संरचना होती है फेफड़े में जड़ जैसी संरचना होती है, ऐसे करके फेफड़े होते हैं। और उनमें जो ऐसी संरचना होती है ऐसे करके फेफड़ों में, आपने देखा होगा चित्र के माध्यम से, फेफड़े ऐसे होते हैं, है ना। फेफड़ों में ऐसी संरचना होती है जो इन्हीं संरचना को ब्रोंकाई कहते हैं। इन्हीं संरचना को ब्रोंकाई कहते हैं। और जब ये क्या परागकण है चले जाते हैं हमारे मुंह के माध्यम से फेफड़े तक, तब ये क्या करते हैं? इन्हीं ब्रोंकाई को प्रभावित कर देते हैं और प्रभावित करके इसमें कफ जमा देते हैं। कफ, आप कफ जानते होंगे, बलगम जिसे बोलते हैं, वो वहां पे जमने लगता है। जब वो बलगम वहां पे जमने लगता है तो वो ट्रैकिया वाले माध्यम, ट्रैकिया क्या होता है? ये वाली नली होती है ट्रैकिया, जिससे क्या होता है जो हम सांस लेते हैं वो सांस फेफड़ों तक पहुंचती है ट्रैकिया के माध्यम से। तो ये क्या करते हैं? ट्रैकिया के मध्य में क्या करते हैं? ये बलगम को पैदा कर देते हैं, बलगम बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हमें क्या दिक्कत होती है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसे श्वसनी क्वाथ नाम से जानते हैं। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसे श्वसनी क्वाथ के नाम से, जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है हम लोग किस बीमारी के नाम से जानते हैं? श्वसनी क्वाथ। तो इसमें प्रभावित ब्रोंकाई होती हैं, इसलिए इस रोग को ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अपर रूप होता है कि जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, श्वसनी क्वाथ जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब इसे अस्थमा रूप दे दे। तब इसे किस नाम से जानते हैं? तब इसे अस्थमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तब फिर ये अस्थमा का रूप ले लेता है। तो यह खतरनाक भी है और लाभदायक भी है।
ठीक है। इसमें अगर आप बहुत समय तक आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो यहाँ तक लोगों की जान तक चली जाती है इनसे। तो जब भी आप लोग खेतों में काम करें, जब भी धान कट रहे हो या गेहूं जब कतरे जाते हो खेत वगैरह में, तो उस समय आप विशेष ध्यान दीजिए कि उस समय जब भी तब भी आप पूरा मुंह ढक कर आप काम करें, ठीक है। क्योंकि उस समय ये परागकण आपके आसपास आपका बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्योंकि गेहूं में क्या पाया था, मैंने बताया ना कि गाजर घास पार्थेनियम, जब आप कतरते हैं तो साथ में ये भी कहीं ना कहीं आप उसमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये अधिक मात्रा में निकलते हैं और आपको इन्फेक्टेड करते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इसको कि कभी भी अगर आप कतर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मुंह ढक के ही काम करें, नहीं दिक्कत हो जाएगी ऐसी श्वसनिक वात या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया पूरा टॉपिक आपको, ठीक है। इसको एक बार फिर से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।